नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत 5 अक्टूबर 2023 को जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत जीके और जीएस से संबंधित जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न थे, उन पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न आपके सामने ये है, और पहले प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 53, और आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ या केंद्र सरकार की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होंगी, यानी एग्जीक्यूटिव जो पावर होंगी, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये कहता है आर्टिकल 53 कहता है। अब बाकी के अगर आर्टिकल्स की चर्चा करें तो जैसे आर्टिकल जो 56 है, इसके अंदर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, इन तीनों का उल्लेख आर्टिकल 56 में किया है। इसी प्रकार आर्टिकल अगर 55 की बात करें तो आर्टिकल 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, यानी इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसका जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 55 में किया गया है। आर्टिकल 58 की बात करें तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका उल्लेख आर्टिकल 58 में किया है। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई है, और यही अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ या केंद्र सरकार का कार्यपालिका प्रमुख घोषित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्टिकल 2, पूर्वी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। क्या फैली हुई है? देखिए, नीलगिरी तक आपकी जो महानदी घाटी है ये फैली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर हम बात करें यानी पूर्वी घाट से लेकर, तो पूर्वी घाट की अगर बात करें तो जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद आपका आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आपका आता है कर्नाटक। इन 4 राज्यों में आपकी महानदी घाटी जो आपकी फैली हुई है। तो यही यहां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पूर्वी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक क्या फैला हुआ है, तो महानदी घाटी फैली हुई है। ये हमें याद रखना है, जो आपके 4 राज्यों से गुजरती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में स्थित है। तो सही जो इसका विकल्प होगा वो होगा महानदी वैली या महानदी घाटी, यानी डी विकल्प इसका सही होगा। अगला है, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो अभी तक देखिए, भारत जो है, इंडिया ने, उसने एक बार यानी आईसीसी 20 वर्ल्ड कप जीता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये कब जीता था? तो 2007 में जीता था। और किसकी कैप्टनशिप में जीता था? तो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में जीता। और अभी चल रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर, ये चल रहा है, देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन अभी तक एक बार भारत ने जीता है। तो सही विकल्प इसका 1 होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला आपके सामने प्रश्न है, हिमालय में सियाचिन है। क्या है सियाचिन? तो सियाचिन एक ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई जो सियाचिन है वो क्या है? एक ग्लेशियर है। तो सही इसका विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं है? देखिए, अनुसूची ए में 17 तो राज्य सरकार और 4 केंद्र सरकार, यानी टोटल 21 उद्योगों को अनुसूची ए में शामिल किया। और उनमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो नमक और खनन ये अनुसूची 1 में शामिल नहीं है, जबकि आपका खनिज तेल है, हवाई परिवहन है, लोहा एवं इस्पात है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने एक प्रश्न और है कि सर केंद्र सरकार के पास 4 कौन कौन से हैं? तो जैसे हथियार है, गोला बारूद है, परमाणु ऊर्जा है, इसके अलावा रेलवे एवं
यानी रेलवे एवं हवाई परिवहन, ये किसके पास है? तो ये आपके केंद्र सरकार के पास। बाकी जो 17 अन्य जैसे बच गए आपके, लोहा इस्पात हो गया, खनिज तेल हो गया, तो ऐसे जो विषय है वो राज्य सरकारों के पास है। यानी 17 उद्योग राज्य सरकारों को पास है, जो अनुसूची ए में क्या है? शामिल है। तो सही इसका विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने, और अगला प्रश्न है 1 किलोवाट के समतुल्य है। तो 1 किलोवाट के समतुल्य होता है 3600 केजी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये 1 किलोवाट के क्या होता है? समतुल्य होता है। तो सही इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है। क्या इंगित करती है? तो देखिए, अशोधित जो जन्म दर है, क्या है? अशोधित जो जन्म दर है वो वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को क्या करती है? इंगित करती है। तो ऐसी जन्म दर को हम अशोधित जन्म दर के नाम से जानते हैं। तो सही जो इसका विकल्प होगा वो क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ममिता की बात करें तो ये आपका त्रिपुरा का है। कहां का है? त्रिपुरा का है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सही विकल्प इसका क्या होगा? सी होगा। इसके अलावा त्रिपुरा के अन्य अगर हम लोक नृत्यों की बात करें कि त्रिपुरा के और कौन कौन से लोक नृत्य, तो होजागिरी, बिझू, हाईजैक, ये अन्य क्या है? त्रिपुरा के क्या है? लोक नृत्य है, यानी डांस है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला आपके सामने, तारानुमा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए? तो तारानुमा जो मंदिर बनाए गए वो होलसेल के, यानी होलसेल जो आपके है, ये एक होलसेल एक क्या है? तो ये एक वंश है। इस वंश के अंदर तारानुमा जो मंदिर है वो बनाए गए थे। यानी सही इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 43 वाला कौन सा रेडियोधर्मी तत्व अस्थिर है और इसके सभी समस्थानिकों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत छोटी है, जो 4.2 मिलियन वर्ष से 5 सेकंड तक है? तो ये क्या है? तो ये टेक्नेटियम है। क्या है? टेक्नेटियम है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सही इसका विकल्प ए होगा। और आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आवर्त सारणी के बारे में आपने सुना होगा कि आवर्त सारणी देने वाले मेंडलीव थे, और वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक कहा जाता है वो हेनरी मोजले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी मोजले को कहा जाता है। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी को दिया था, यानी बनाया था, यानी उसका जनक था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। टेक्नेटियम यहाँ का, यानी ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की गई वो 1814 ईस्वी में की गई, और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। किन के द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की क्या की गई? स्थापना की गई। और ये की गई थी 1814 में। हिंदू धर्म के भीतर जो बुराइयां थी उन बुराइयों पर प्रहार करने के लिए, यानी आत्मीय सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादर अट्टम से जोड़ता है? तो देखिए, सादर अट्टम की अगर हम बात करें तो सादर जो अट्टम है उससे जोड़ने वाला जो नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। और ये मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल का है। कहां का है? केरल का है। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा फेमस नृत्य है। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार कथकली भी ये कहां का है? तो ये केरल का है। और ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपके आंध्र प्रदेश का है। कहां का? आंध्र प्रदेश का। तो ये आपको सही आंसर आपको याद रखने हैं। सारी कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या, यानी प्रश्न संख्या है आपका 13। और प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है कि जो जगजीत सिंह गायन की किस विधा में संबंधित है? तो जगजीत सिंह तो आप बड़े फेमस है, गजल से संबंधित का रहा है। तो सही विकल्प आपका डी होगा। अगला आपके सामने है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय
निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री निवेश में शामिल नहीं किया जाता है? तो वर्ष के दौरान बिक्री में जो परिवर्तन होता है उसे आप इन्वेंट्री निवेश में शामिल नहीं करते हो। तो यानी सही आंसर आपका क्या होगा? यानी डी होगा। देखिए, आपको कई सारी चीजें याद भी रखनी है। जैसे जब भी हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं तो राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में किन चीजों को शामिल किया जाता है, किन को नहीं किया जाता, ये भी एक विषय है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में हमेशा जो दो तरफा लेन देन होते हैं, यानी टू वे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। तीसरी बात, राष्ट्रीय आय की गणना में कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय की गणना में सेकंड हैंड वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय की गणना में सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन है, स्कॉलरशिप है, इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो आपका सट्टा बाजार है, इसके द्वारा जो आय है उसको भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर डी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गौण औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? देखिए, गौण औद्योगिक क्षेत्र में आपके उत्तरी मालाबार क्षेत्र, ये आपके यानी गौण औद्योगिक क्षेत्र में आता है। अंबाला अमृतसर क्षेत्र, ये भी आपके गौण औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आता है। हुगली क्षेत्र नहीं आता, हुगली नहीं आता, इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? हुगली। जबकि दुर्ग रायपुर क्षेत्र भी आपके यानी गौण औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही विकल्प इसका सी होगा। अगला है, अगला प्रश्न है, 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है? तो ये आपके 69 जो परसेंट जो भारत के अंदर जो नौकरियां हैं, इन पर ऑटोमेशन का खतरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली यानी व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था? तो ये है स्थायी बंदोबस्त। ये आपको ध्यान रखना है। 1893 के आसपास ये लाया गया था। इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है कि भाई जमींदारों को क्या कर दिया जाता था, यानी जमींदार यानी जमीन अलॉट कर दी जाती थी कि इस क्षेत्र को यानी यहाँ से लगान आप वसूल करोगे, यहाँ से कितना कलेक्शन करना है ये आप खुद करोगे, हमें इसका यानी 9/10वां हिस्सा यानी जमींदार किनको देगा? अंग्रेजों को देगा, और एक निश्चित समयावधि यानी इस तारीख तक देना है। इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता था कि आज शाम को इतने बजे तक हमें इतना पैसा आपको पहुंचाना है, और उसका 1/10% जो हिस्सा है वो जमींदार अपने पास रखता था। तो ऐसी व्यवस्था लाने वाले जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और इसे हम स्थायी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। तो सही इसका जो आंसर है वो ए होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में गोल या तस्तरी के आकार को संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसका व्यास लगभग 0.5 से 1 यूएम और लंबाई 2 यूएम होती है? तो ये है आपका कौन सा? तो ये होता है आपका क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम को हम यानी आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को हम क्या जानते हैं? तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसे हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। इसका सही विकल्प होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, पारी इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखो, वॉलीबॉल में पारी वारी कुछ होती नहीं है, बास्केटबॉल में नहीं होती, हॉकी में नहीं होती, किसमें होती है? खो खो में होती है। किसमें होती है? खो खो में होती है। तो सही जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 9 मीटर की क्या होती है? पारी होती है। कितने मीटर की? 9 मीटर की ये पारी होती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा?
तो वो आपका सी होगा। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता के दिमाग की उपज है? तो ये है आपके गोपाल कृष्ण गोखले की। और सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी की स्थापना की गई वो 1905 में की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार इसकी डेट भी पूछ ली जाती है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1905 में। और किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला है आपके सामने, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते का 8वां राउंड, जिसे उर्वे राउंड भी कहा जाता है, कब हुआ था? जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो देखिए, WTO की जो स्थापना के लिए जो 8वें राउंड का जो राउंड हुआ था, ये हुआ था उरुग्वे राउंड, और ये हुआ था 1994 में। और इसके तहत यानी 1995 में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। भारत भी इसका एक क्या है? सदस्य देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही इसका आंसर है वो क्या है? डी है। अगला प्रश्न आपके सामने, अम्मनूर माधव चाकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यज्ञ ज्ञान, कथकली, कुचिपुड़ी और कुटियाट्टम। क्या है? कुटियाट्टम। तो किसके लिए उनको यानी ये किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किया गया था, ये कुटियाट्टम के लिए किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1982 में इन्हें पद्मश्री और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके अलावा जैसे आप जानती हो कि कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, कथकली केरल का है, यज्ञ ज्ञान ये आपके कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये तो मैंने आपको कई बार बताया ही है कि ये केरल का है, ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बड़े अगली, चलिए 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य वो कितने हैं? 11। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी हिस्ट्री आपको याद रखनी है। और हिस्ट्री क्या याद रखनी है आपको? कि भाई सबसे पहले हिस्ट्री में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं थे। पहली बात तो एक समिति थी, इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इस सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है, इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, पहली बात। और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य लिखे गए। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। और एक नया आर्टिकल भी जोड़ा जिसका जो था आपका 51 के। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार कुल जो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में वो कितने हैं? 11। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आपके, बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति होती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की जो आकृति होती है वो आयताकार होती है। क्या होती है? आयताकार। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, इन सब की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? आयताकार होती है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में यानी आमंत्रित किया गया था? तो ये थे आपके ब्राजील के। ये तो हमारे काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे कि भाई ब्राजील के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या था? तो उनका नाम भी हमें याद रखना है। उनका नाम था एनुअल मैक्रो। इनको हमने क्या किया? तो इनको हमने 2020 में यानी गणतंत्र दिवस पर क्या किया? हमारे यहाँ पर इनको आमंत्रित किया था। तो सही जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आपकी डी होगा। अगला है, गिद्ध है। गिद्ध क्या होते? तो गिद्ध भैया मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। जबकि एक मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी। तो यहाँ पर गिद्ध पूछा है, गिद्ध क्या होगा? मांसाहारी होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा।
अगला है, निम्नलिखित में से किसे कुली उपन्यास लिखा था जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था? तो ये है आपके मुल्क राज आनंद। किसका है ये? मुल्क राज आनंद का है। तो सही इसका विकल्प क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प लघु बचतों का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ये लघु बचत का उदाहरण है। डाक जमा ये भी यानी आपके लघु बचत का उदाहरण है। किसान विकास पत्र ये भी लघु बचत का क्या है? उदाहरण है। म्यूचुअल फंड ये दीर्घकालीन होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये आपके लघु बचत का उदाहरण नहीं है। सही विकल्प इसका क्या होगा? डी होगा। अगला है, 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में नहीं आया? तो गौर अस्तित्व में नहीं आया। बाकी सारे तो अस्तित्व में आए थे, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीदर है, ये सब अस्तित्व में थे, लेकिन गौर अस्तित्व में नहीं आया। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो ऑक्सीजन है, लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो सही जो विकल्प होगा वो क्या होगा? बी होगा। तो यानी ये अपघटन की अभिक्रिया में से ये नाइट्रोजन एक उत्पाद नहीं होता। ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। बी आंसर इसका सही होगा। लाल झील कहां पर स्थित है? तो लाल झील आपके यूएसए में स्थित है। कहां पर? यूएसए में स्थित है। तो सही इसका आंसर बी होगा। अगला, चाड शुक्र त्योहार की जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी जयंतिया जनजाति द्वारा ये चाड शुक्र जो त्योहार है वो कहां मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। कहां? मेघालय में। तो सही इसका विकल्प क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न आपका अगला है, आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भाई कौन सा होता है। यहां आपसे ये पूछा है। तो जैसे यहां पर जो सही आंसर आपका आएगा, ये आएगा आपका रेडॉन। कौन सा आएगा? रेडॉन। तो डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 75(1) के माध्यम से। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75(1) के माध्यम से कौन करता है? भारत का यानी राष्ट्रपति करता है। जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है उस दल के नेता को यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? नियुक्त करता है। तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला है, सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था? तो देखिए, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1985 से 1990 था, और इसके बाद योजना अवकाश जो आता है वो 1990 से 1992 तक आता है। ये 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड था इसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, और इसे हम आर्थिक सुधारों का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक सुधारों का काल भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ? तो इसके अंदर ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर यानी जो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा एक मॉडल लाया गया जिसका नाम था एलपीजी मॉडल। ये आपको ध्यान रखना है। एल का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटलाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। तो इस मॉडल को अपनाया गया। इसे राव सिंह सुधार के नाम से भी जानते हैं और इसे आर्थिक सुधारों का काल कहते हैं। तो योजना अवकाश जो रहा वो 90 से 92 के बीच रहा। इसमें एलपीजी मॉडल आया था। तो सही इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा फ्रॉम 1990 टू 1992। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो क्यों की जाती है? ताकि केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से यानी उस राज्य पर अपना नियंत्रण रख सके, इसलिए की जाती है। तो यानी यहां पर केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति करती है। तो ये एकात्मक प्रणाली का लक्षण है, यूनिटरी सिस्टम का क्या है? लक्षण है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगला आता है, किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणी व्रत और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा
वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है, तो ये चलती है आपकी प्रति चक्रवात में। किस में चलती है? प्रति चक्रवात में चलती है। तो सही जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सी भूमि है जो नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो वो होती है कृष्य भूमि। जो कृष्य भूमि होती है, जो कृषि के लिए योग्य होती है, एग्रीकल्चर, वो यानी आपके नियमित फसल के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। तो सही आंसर इसका सी होगा। अगला है, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम बताइए। तो पश्चिम से चलोगे तो आपको मिलेगा पंजाब हिमालय, बिल्कुल सही बात है। कुमायूं हिमालय बिल्कुल सही है, नेपाल हिमालय बिल्कुल सही है, और असम हिमालय बिल्कुल सही है। यानी ये चारों बिल्कुल सही है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यानी सही इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसके बाद अगला आता है, आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बर्फ पर होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। वैसे तो सामान्यतः 11 होते हैं, आपने देखा होगा, यानी हॉकी के अंदर। लेकिन यहां पर आइस जो हॉकी है उसमें जो बर्फ पर जो खिलाड़ी होते हैं एक समय, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सही इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोरियल निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? यानी इनकी जो ये जो लिखी गई है आत्मकथा कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए, तो ये किस भाषा में लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 विकल्प है, तेलुगु है, बंगाली है, हिंदी है, कन्नड़ है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? बंगाली। यानी ये किस में लिखी गई है? बंगाली में लिखी गई है। अगला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो हमने मूल कर्तव्य लिए वो यूएसएसआर से लिए। कहां से लिए? यूएसएसआर कह लीजिए, रूस कह लीजिए, सोवियत संघ कह लीजिए, यहां से हमने क्या लिए? मौलिक कर्तव्य लिए हैं, यानी मूल कर्तव्य लिए हैं। हाँ, नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया है? देखिए 2 प्रकार के, थोड़ा समझिए इसे। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 368 है, इसके तहत हमारी जो संसद है, उस संसद को संविधान संशोधन करने की क्या दी गई है? शक्ति दी गई है। संविधान संशोधन करने की शक्ति, संविधान संशोधन करने की शक्ति। और ये जो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है, इसके तहत संसद को 2 प्रकार का संशोधन, यानी 2 टाइप का यहां पर क्या किया गया? संशोधन के प्रकार दिए। पहला तो ये है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? तो विशेष बहुमत का मतलब होता है आधे का, यानी कुल के आधे का 1 अधिक, या उपस्थित का 2/3, दोनों में से जो ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन। तो ये 2 प्रकार से संशोधन जो बताए गए हैं वो आर्टिकल 368 में। एक सिंपल मेजोरिटी से संशोधन होता है, वो नॉर्मल है, उसका उल्लेख नहीं है। ये 2 आपको यहां से ध्यान रखना है। अगला है, अकबर द्वारा खानादेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो 1601 में किया गया। यानी अकबर ने जो खानादेश है उसका जो मुगल साम्राज्य में विलय किया वो 1601 में किया। अगला है, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है। यानी जब तक बल काम नहीं करेगा तब तक जो यानी वस्तुएं हैं वो क्या करेंगी? वो नियत गति से क्या करेंगी? गतिमान रहेंगी। तो ये जो देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो अगर उन वैज्ञानिक की बात करें तो माइकल फेराडे नहीं थे, जोनास केपलर नहीं थे, गैलीलियो, इन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो सही जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला है, आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेश वाहक की प्रतिकृति करती है? तो उसको आप क्या कहते हो? ये आपसे पूछा गया है। तो एगोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एगोनिस्ट कहते हैं। यानी जो
ग्राही को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेश वाहक की प्रतिकृति यानी करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगोस्टिक कहते हैं। तो सही आंसर बी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई? तो दक्षिण पूर्वी भारत में जो हुई है वो कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी भारत में जो हुई है वो आप सभी को पता है, तो वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। दक्षिणी पूर्वी भारत आंध्र प्रदेश वाला तो कुचिपुड़ी है। शास्त्रीय ये आपका असम का है, ये आपका पसम, ये आपके कहाँ का है? तो कथक आपके केरल का है, छऊ आपके बिहार और बंगाल का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आपका, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है, इसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी यानी किसके द्वारा की गई? पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है आपके सामने, हरशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद थे, सितार के उस्ताद थे। किसके उस्ताद थे? सितार के। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी हरिशंकर जो भट्टाचार्य है वो सितार के उस्ताद थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलक्रमी है? यानी 4 यहां पर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कौन सा गोलक्रमी है। तो लीवर फ्लूक गोलक्रमी नहीं है, टीनिया गोलक्रमी नहीं है, एस्केरिस ये गोलक्रमी है। ये आपको ध्यान रखना है, एस्केरिस जो है वो गोलक्रमी है। तो सही इसका आंसर सी होगा। तो इस प्रकार हमने ये जो 5 अक्टूबर 2023 को जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जो 50 जीके और जीएस के जो प्रश्न थे उनका हमने विश्लेषण किया। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।